हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन भी आपका अच्छा ही चल रहा होगा। रवि, सौरभ, पवन, योगेश, पंकज, धर्मेंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। बेटा जल्दी से सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और आप जैसा कि जानते हैं आपका टॉपिक चल रहा है राज्यपाल, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है कि कल मैंने आपको राज्यपाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर की। साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, जिस तरीके से सेंटर में राष्ट्रपति वैसे ही स्टेट में गवर्नर होते हैं। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद में अगर हम गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको आर्टिकल 153 पढ़ाया था। उसके साथ साथ मैंने आपको आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1 पढ़ाया था। मैंने आपको आर्टिकल 155 यानी कि गवर्नर की नियुक्ति पढ़ाई थी और बताया था कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एडवाइस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, बट अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है या उसके कंट्रोल में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की तरफ कि राज्यपाल जो होते हैं, जिनके बारे में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों के अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 156 से। 156, ध्यान से सुनना। अगर हम बोलें कि आर्टिकल 156 में क्या है, तो राज्यपाल का कार्यकाल है। बच्चा, इनका टेन्योर आर्टिकल 156 में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 156 में आपका जो है दिया गया है। बेटा मैंने आर्टिकल 155 कल कराया है। एक बार आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको आर्टिकल 155 कराया है या नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट लाइन मैंने आर्टिकल 155 की ही लिखी थी और लास्ट लाइन लिखी थी कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आपके जो गवर्नर हैं ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में या उसके अधीन है, बल्कि ये एक स्वतंत्र पद है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया है। तो बच्चों मुझे एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। सेवक कुमार जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, एक बार और मैं आज बात करती हूँ। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। गवर्नर की मिनिमम एज वो तो मैं क्वालिफिकेशन में बताऊंगी ना सुनील कुमार। मैं अभी ये पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आर्टिकल 155 मैंने करा दिया है, करा दिया है, मुझे अच्छे से याद है, करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। कार्यकाल यानी टेन्योर की हम बात करते हैं तो सिंपल लिखना कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 इयर्स के लिए आपके गवर्नर अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं, अपने पद पर बैठते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। आगे देखिएगा, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है और आज साथ साथ आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन होते हैं? गवर्नर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेजर का मतलब होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की है, या आपको ध्यान रखना है कि उसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की है उसी व्यक्ति के द्वारा इनको हटाया जाता है। तो वो पद बेटा आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है।
तो ये कार्यकाल की अगर हम बात करें 5 वर्ष होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और आगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनकी नियुक्ति के साथ साथ अगर हम आगे बात करेंगे तो इनको हटाने का अधिकार भी। अब पहले लिख लो यहाँ पे त्यागपत्र। ये त्यागपत्र किसको देंगे, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे या रिजाइन किसको देंगे। तो रेजिग्नेशन त्यागपत्र जो अपना देंगे बेटा, ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला फिर बात आती है कि आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि इन्हें हटाता कौन है। तो लिखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर इन्हें पद से हटाया जाता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करवाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको हटवाती है। आपके अपॉइंटमेंट का काम भी राष्ट्रपति करते हैं और इनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन किसके कहने पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। जब केंद्र सरकार कहेगी तब राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें बच्चा आपको पता होनी चाहिए कि प्लेजर का मतलब क्या होता है। अनुच्छेद याद नहीं हो रहा, क्या करे क्या नहीं मालूम है, अनुच्छेद याद नहीं हो रहा। विशाल कुमार जी डेली रिवीजन करेंगे तो ही बेटा याद होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आर्टिकल 156 है। आगे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे कोई पूछे कि क्या 5 साल के पश्चात अपने पद पर रहते हैं, तो आप पता है क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी मतलब न्यू गवर्नर, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी यानी कि नया राज्यपाल, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। मान लीजिए कि नए राज्यपाल की नियुक्ति में कोई देरी हो जाए, तो फिर बेटा पुराने राज्यपाल ही उस पद पर रहेंगे, उस पद पर काम करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, राज्यपाल को हटाने का क्या राष्ट्रपति का काम होता है। राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कृष्णकांत जी, केंद्र सरकार की मर्जी से। यानी केंद्र सरकार इनको कभी भी राष्ट्रपति से कहकर हटवा सकती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है और कब करता है नीरज पाल जी? राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। आपका ये प्रश्न इस बात को बता रहा है कि या तो आप रिवीजन नहीं कर रहे, या आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे, या आपने राष्ट्रपति को नहीं पढ़ा। इस तरह के क्वेश्चन वही बच्चे कर सकते हैं जो रेगुलर क्लासेस में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 156 आपका हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखना। थैंक यू। आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। और देखिएगा, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं आपके लिए आपके राज्यपाल बनने की क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 157 और इसमें आप लिखेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर। क्वालिफिकेशंस ऑफ
गवर्नर। राज्यपाल की योग्यताएं, क्या लिखेंगे? राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की योग्यताएं अगर हम बात करें तो आपको लिखना है इसमें पहला पॉइंट, भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। और सेकंड लिखना है मिनिमम एज। मिनिमम एज, न्यूनतम आयु जो प्रेसिडेंट के लिए होती है वही इनके लिए होती है, 35 इयर्स या 35 वर्ष। मतलब इनकी मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे सुनिए मेरी बात। देखिएगा यहाँ पे तो कर्नल पाल जी, आप जो है शुरू से क्लासेस लीजिए तो समझ में आएगा, बीच से कभी समझ में नहीं आता। और मैं अभी कमेंट्स नहीं लूंगी। ये जो आपके नए नए तरीके होते हैं ना कमेंट्स करने के, बहुत गलत बात है। भारत का नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज है वो बेटा 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 35 वर्ष की इनकी आयु होनी चाहिए। मैक्सिमम कहोगे तो मैक्सिमम कोई भी एज नहीं होती है, क्लियर है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 57 में इतनी ही बात की गई है और इनके लिए दो योग्यताएं कहाँ लिखी हुई हैं? आर्टिकल 158 में दो योग्यताएं इसमें लिखी हैं, जिसमें कहा गया है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लिख लीजिएगा, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, क्लियर है। आगे आगे देखिए, लाभ के पद पर ना हो। आगे देखना यहां पर आगे कहा जाता है इसी आर्टिकल में 158 में, संसद या विधान मंडल। संसद या विधान मंडल यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, संसद या विधान मंडल के किसी भी सदन का, किसी भी सदन, किसी भी सदन का मतलब यहां किस किस से है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सदस्य ना हो मतलब यहां पर भी बोला जा रहा है कि एमपी नहीं हो, एमएलए नहीं हो और एमएलसी भी ना हो। सीधा सेम चीज बोली जा रही है। यही राष्ट्रपति के लिए भी है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है बेटा। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष आपने कहां पढ़ लिया है। आगे देखो, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए लेकिन यदि किसी सदन का, लेकिन यदि किसी सदन का सदस्य होता है तो नियुक्ति के दिन से उसका पद
उसका पद उस सदन में रिक्त हो जाता है। रिक्त यानी कि वैकेंट, रिक्त हो जाता है, रिक्त हो जाता है जहां वह सदस्य था। जहां वह सदस्य था। सेवक कुमार जी अपना नंबर पिन कर दीजिए आप। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, आपका नंबर लेके भी टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर देंगे। नंबर पिन कर दीजिए अपना एक बार, ठीक है, नंबर दे दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी इनकी क्वालिफिकेशंस कि भैया भारत का नागरिक बनो तभी बनोगे राज्यपाल, 35 वर्ष की आयु पूरी करो, मिनिमम है। अगर आप 34 के भी हो तो भी राज्यपाल नहीं बन सकते, ठीक है। मैक्सिमम कितनी भी हो लेकिन मिनिमम 35 हो। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मतलब लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। आप एमपी एमएलए या एमएलसी नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो उस दिन से आपका पद वहां रिक्त हो जाएगा जब आप गवर्नर अपॉइंट हो जाएंगे जिस हाउस में वो मेंबर था। लेकिन यदि किसी सदन का सदस्य होता है तो नियुक्ति के दिन से उस सदन में नियुक्ति के दिन से उसका पद उस सदन में रिक्त हो जाता है जहां वह सदस्य था, ठीक है। सारे बच्चों को अपना कांटेक्ट नंबर नहीं देना है। मैं किसी को फोन नहीं करने वाली हूँ जो तुम अपना कांटेक्ट नंबर सबके सब शेयर करना शुरू कर दिया। मैंने सेवक कुमार को कहा है, उनके टेक्निकल इश्यूज है और उसमें भी मैं उनको कॉल नहीं करूंगी, टेक्निकल टीम उनको कॉल करेगी। तो सबको नंबर भेजने के लिए नहीं बोला है मैंने। चलिए, कुछ भी मतलब तुम लोग ना सुधरोगे नहीं, कभी भी कभी सुधरोगे नहीं, ये तो मैं समझ गई हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 157 और 158 क्या थे, समझ आ गया। उसके बाद एक बहुत अच्छा आर्टिकल और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आर्टिकल 159, और इसमें क्या है, इसमें है बच्चा राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ जिसको हम कहते हैं ओथ ऑफ गवर्नर। तो अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है ना। ठीक है, चलो ध्यान से सुन लो, बहुत बढ़िया, भेजो तुम नंबर, क्या फायदा हो रहा है उससे। राज्यपाल की शपथ देखो कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये ध्यान रखना, इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। गलत, राष्ट्रपति नहीं। मुझे पता था कि आप सभी आंसर करेंगे अगर मैं आपसे पूछूंगी राष्ट्रपति, गलत, राष्ट्रपति नहीं बेटा, शपथ इनको दिलाने का काम करते हैं आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 159 क्लियर हो गया है। प्रेसिडेंट नहीं दिलाते हैं बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन तो बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं कि आप जो है साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे हम देखते हैं, और अब हम बात करेंगे इनके वेतन और भत्ते।
मतलब इनकी सैलरी की हम बात करेंगे, अगर मैं सीधा आपको यहां बताऊं। ठीक है, ध्यान से सुनो, लिखना है यहां पर वेतन, राज्यपाल के वेतन की सैलरी की बात करते हैं, वेतन सैलरी। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि वेतन का निर्धारण, निर्धारण यानी कि डिटरमाइन, निर्धारण संसद द्वारा, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, निर्धारण कौन करता है? संसद। वेतन राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, दिया जाता है। तो लिखेंगे सैलरी पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सैलरी पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, यहां से दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन कि कितना होता है, तो 3.5 लैक्स, 3.5 लाख रुपए। अगर मैं इसको डिजिट में लिखूं तो 3,50,000। और ध्यान रखना मंथली मिलता है। सारे आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। क्यों फिर सारे आर्टिकल्स तुम पढ़ते रहते हो? जो इंपॉर्टेंट होंगे वे खुद ही लिखवाऊंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको जानना ही है कि भैया वेतन किस में है, किस में है, तो आर्टिकल 159 से इसका लिंक होता है। तो सॉरी, 159 में तो ओथ है, आई एम सॉरी, 159 का 1 कह सकते हो बेटा। सैलरी कितना होता है, मैंने बोला ना आपका फेवरेट क्वेश्चन 3.5 लाख है। ठीक है, तो 159 का 1 लिख सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा वो। सैलरी का बहुत कम रहता है आर्टिकल कभी पूछे। आगे देखिए, सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट तो तुमसे याद हो नहीं रहे हैं। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैंने बोला था कि मैं उसको कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने कई किताबों में उसके बारे में पढ़ा है कि भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। वो बच्चा क्लास में है क्या इस समय? अगर वो क्लास में है और मेरी बात सुन रहा है, तो उसने पूछा था कि मैं महान्यायवादी का वेतन मैंने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। अगर वो बच्चा क्लास में है तो एक बार मुझे यस लिख के भेजेगा। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैम मेरी बुक में 1,10,000 है राज्यपाल का वेतन। वो पहले था बेटा, अब नहीं है। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। अगर वो बच्चा क्लास में है तो वो लिख के भेजेगा एक बार कि मैम मैं क्लास में हूं, मैंने ही पूछा था। चलो आगे मैं बताती हूं। और अगर हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर में एग्जीक्यूटिव पावर्स, पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, हाँ, मेरी सैलरी तुम जरूर पूछो, तो ये तो तुम्हें पूछना ही चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये तो आपको पूछना ही चाहिए। ये देखो कितने सारे बच्चे आ गए कि मैम मैंने ही पूछा था। चलो, अगर तुम सबने पूछा था तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी आज, और इसको एक बॉक्स में लिखवाना चाहूंगी, क्योंकि वो राज्यपाल से रिलेटेड नहीं है। देखो, मैं आपको अभी बता देती हूं कि अगर हम महान्यायवादी के वेतन की बात करते हैं, महान्यायवादी का वेतन, ठीक है, मैंने बताया था कि वेतन का जो निर्धारण है, मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, इस चीज को कौन फिक्स करता है? राष्ट्रपति। तो निर्धारण तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बेटा इनका वेतन कहां से पे किया जाएगा? इनका वेतन कहां से पे किया जाएगा?
इसके लिए कुछ किताबों में लिखा है भारत की संचित निधि, ये मैंने चेक किया है, क्रॉस चेक किया है, भारत की संचित निधि। लेकिन मैंने कुछ साइट्स और कुछ बुक में देखा कि प्रधानमंत्री कोष से, प्रधानमंत्री कोष, ये भी मैंने किताब में देखा है। जैसे कुछ चीज पे डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कुछ डेट्स को लेकर भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो यहां पर भी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि इसमें अगर हम बात करें कि हमें क्या आंसर करना है, तो आप पीएम कोष को रखना प्राथमिकता पे, मतलब पहले नंबर पर। लेकिन अगर पीएम कोष आपके एक ऑप्शन में नहीं होगा, तब आप लगाएंगे यहाँ पे भारत की संचित निधि। मैंने बेटा दोनों ही चीजें आपको बता दी हैं कि कुछ किताबों में पीएम कोष से दिया जाता है, ऐसा लिखा है, और कुछ में भारत की संचित निधि। लेकिन आप फर्स्ट नंबर पे किसको रखेंगे? फर्स्ट नंबर पे रख लेना पीएम कोष को, और सेकेंड नंबर पे रख लेना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। ठीक है, दोनों दिए हुए हैं बेटा, कई साइट्स पर भी और कई बुक्स में भी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि डिस्कस करके मैं जवाब दूंगी, और कुछ जगह मैंने सर्च भी किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये आपका मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना। अगर आता है दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप पीएम कोष को नंबर 1 पे रखना, और फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड को सेकंड नंबर पे रखना। ठीक है, आगे चल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, तभी तो बता तो दिया कृष्णकांत जी कि इसको पहले नंबर पर, मतलब आंसर ये करना, और अगर ये नहीं है तब आप भारत की संचित निधि ही आंसर करना। ठीक है, चलो आगे ध्यान से सुनो। और अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल। मैम जी, इनको शपथ कौन दिलाता है? किसको? किसको अमन कुमार? इनको का मतलब क्या है? किसको? देखो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है। अभी पढ़ा दिया क्या मैंने चीफ जस्टिस? आगे आगे भागते रहते हो बेटा। दोनों होगा तो बता तो दिया कि पहले नंबर पे, मतलब प्राथमिकता देना पीएम कोष को, और अगर पीएम कोष नहीं होगा तो भारत की संचित निधि। क्लियर है? आगे सुनो। गवर्नर की शक्तियां, बेटा रिवीजन कीजिए, पीछे बताया हुआ है महाभियोग। राज्यपाल की शक्तियां, इसमें पहली शक्तियां आपको पढ़नी है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। राज्यपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी कार्यपालिका शक्तियां में आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है कि आपके आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1, क्या याद रखना है? आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1, जो कि मैंने कल पढ़ाया था, उसको यहां लिख देना कि आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आर्टिकल 154 आप नोट डाउन कर लेंगे, जो मैंने पीछे लिखवा दिया है। एक आपके राज्यपाल बेटा बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं, ये बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, तो वो भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक अपॉइंटमेंट ये किसकी करते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की करते हैं, यानी कि सीएम। और किसकी करते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, लेकिन कौन सी? राज्य वाली, राज्य मंत्री परिषद। ठीक, और किसकी नियुक्ति करते हैं? तो मैम वाइस चांसलर, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी सॉरी,
वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के उपकुलपति की, विश्वविद्यालय के उपकुलपति, ठीक है। और किसकी करते हैं लिखना, राज्य निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे लिख लो, राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य यही नियुक्त करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके भी बेटा अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और सदस्य यानी कि मेंबर्स, बस इतना इनफ है, लिख देना आगे एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आपको ध्यान रखना है, आदि, ठीक है बच्चों। ये इनकी नियुक्तियां, ये इनकी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, ठीक है। आगे सेम राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन राष्ट्रपति की और इनकी आर्टिकल्स में अंतर है। आगे आगे हम बात करेंगे तो कार्यपालिका शक्तियों के बाद में हम सबसे पहले पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां यानी कि फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। ध्यान से सुनना कि इनकी वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं। पहला लिखना, धन विधेयक, धन विधेयक विधानसभा में, विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बाद, अनुमति के बाद, आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नर, लिख देना, आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नर, धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बाद पेश यानी कि इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, पेश किया जाता है। तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल की हम बात कर रहे हैं, और मैंने राष्ट्रपति के बारे में लिखवाया था कि राष्ट्रपति की परमिशन से लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। लेकिन यहां पे लोकसभा कौन है? विधानसभा। यहाँ पे लोकसभा के स्थान पे क्या आ जाएगा? विधानसभा। और बेटा ये जो मनी बिल है ये आपका सेंटर में हमेशा लोकसभा में और स्टेट में हमेशा विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ये कभी भी विधान परिषद में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करने से पहले राज्यपाल से पूछना पड़ेगा कि क्या हम इस बिल को ला सकते हैं या नहीं, ये आपसे यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, कि जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, क्या हम इसे विधानसभा में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं बच्चों,
बिल्कुल ला सकते हैं, ये राज्यपाल से पूछकर लाएंगे, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कि धन विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल से परमिशन लेना राज्यपाल की एक वित्तीय शक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति की भी वित्तीय शक्ति होती है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि धन विधेयक केवल लोकसभा में, तो ध्यान रखना राज्यों में लोकसभा की जगह क्या आ जाएगा, विधानसभा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सुनिए, धन विधेयक और आपका साधारण विधेयक और आपका संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाऊंगी मैं आपको, लेकिन तब जब मैं संसद कराऊंगी आपको और विधानमंडल पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। दूसरी इनकी वित्तीय शक्ति देखिए, दूसरे नंबर की, कि दूसरी वित्तीय शक्ति क्या होती है, देखना यहां पर ध्यान से। दूसरी वित्तीय शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे राज्य की आकस्मिक निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि, जो मैंने वहां पढ़ाई थी भारत की आकस्मिक निधि, तो उसी तरीके से राज्य में भी होती है आकस्मिक निधि। तो क्या लिखेंगे, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण, राज्यपाल का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण होता है, ठीक है। जिसने राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा है उसको सब समझ आ रहा होगा, और जिसने वो ठीक से नहीं पढ़ा तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। राज्य की आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि ऐसा फंड, ऐसी निधि जिसमें से अगर राज्य की संचित निधि से पैसा निकलने में किसी कारणवश देरी हो रही होती है, और मान लो कि कहीं पे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, या कोई ज्वालामुखी फट जाए, तो वहां पे क्या होगी, एक विपदा आ गई और सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुरंत उसको पैसा चाहिए। लेकिन अब पैसा ले कैसे, क्योंकि राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने में टाइम लगता है। उस पे विधानमंडल बैठा होता है कब्जा करके, कि पहले विधानमंडल से परमिशन लो, उसके बाद जाकर वहां से पैसा निकलेगा, वहां से पैसा निकलेगा। अब इतना समय इस तरह की जब विपदाएं, जब आपदाएं, सॉरी, जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो इतना समय नहीं होता सरकार के पास। तो सरकार, राज्य सरकार भाग भाग के गवर्नर के पास जाती है और उससे कहती है कि भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो राज्यपाल तुरंत इस फंड से पैसा निकालकर इनको दे देते हैं। यानी एक तरीके का ये इमरजेंसी फंड भी आप कह सकते हो, और इस पर कंट्रोल किसका होता है, आपके राज्यपाल का। और मैंने आपको फंड बताए हैं कि एक भारत की संचित निधि, एक राज्य की संचित निधि, एक भारत की आकस्मिक निधि और एक राज्य की आकस्मिक निधि होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पेशेंस रखिए सुनील कुमार जी, सब कुछ क्लियर होगा लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा, ध्यान से सुनना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट, राज्यपाल, एक मिनट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट राज्य वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल के कहने पर विधानमंडल के समक्ष, के समक्ष, के समक्ष पेश किया जाता है। यानी पेश कौन करता है,
पेश तो मैम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर। राज्यपाल उनको कहते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को कि भैया जी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों जगह के लिए बजट आपका जो है प्रेजेंट होता है, इंट्रोड्यूस जो होता है। सेंटर में बजट प्रेजेंट करते हैं सेंटर फाइनेंस मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति के कहने पर आपके संसद के समक्ष पेश करते हैं, और यहाँ पे बेटा स्टेट में विधानमंडल के सामने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं राज्यपाल के कहने पर। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इससे सीजल कवर हो जाएगा। तो ये आपका प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पेश किया जाता है, और किसके कहने पर? तो आप कहेंगे राज्यपाल के कहने पर। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देना आर्टिकल 202, ठीक है? ये हो गया आपका आर्टिकल 202, जिसमें आपका बेटा आचार संहिता पढ़ाऊंगी। आप इतना आगे आगे भागेंगे तो मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट कराऊंगी? आपको मैंने उसमें भी बताया कि आचार संहिता बताऊंगी जब मैं इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी कि आचार संहिता क्या होता है, और ना ही अभी आपकी इतनी समझ डेवलप हुई है कि उसे एकदम समझ जाओगे आप। जब मैं इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी मैं आचार संहिता पढ़ाऊंगी तो उसमें इलेक्शन कमीशन का नाम लूंगी, फिर आप पूछोगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है। जो टॉपिक चल रहा है उसको तो पढ़ लो बेटा। अलग अलग राज्य में अलग अलग वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन सेंटर में एक ही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जैसे अभी इस समय आपकी निर्मला सीतारमण है, लेकिन वो सेंटर में है, स्टेट में नहीं। आपके पास 28 स्टेट हैं, 28 के 28 स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैम, राज्य सरकार भी बजट 2 बार पेश करती है। 2 बार मतलब जयराम जी 2 बार मतलब किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं आप? अश्विनी शर्मा जी, स्टेट की आकस्मिक निधि से पैसा लेगी स्टेट गवर्नमेंट, और सेंटर वाली जो आपकी है वो आपकी लेगी सेंटर वाली आकस्मिक निधि से। आपके प्रश्न का उत्तर है अश्विनी शर्मा। हे भगवान मैम, अप्रैल से मार्च कैसे? मार्च तो पहले आता है ना बेटा। कैसा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? तुमने तो वो वाली बात कह दी कि भैया ये समझ लो कि मैंने ये बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 मिनट, तुम लोग से मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। कैसे क्वेश्चन करते हो तुम? 1 अप्रैल से आपका शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से। अब वो 31 मार्च को खत्म होगा, तो आप ऐसा मान के चलो कि 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। ये बोल रही हूं मैं बेटा, मैं ये बोल रही हूं। ये अभी समझ में आया जिस बच्चे ने ये प्रश्न किया है कि मार्च तो पहले आता है, अप्रैल कैसे हो गया? तो 2023 का अप्रैल और 31 मार्च कब की? 2024 की। यानी कि इस बार आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, एक और तरीके से समझो। अभी आपका क्या आने वाला है? 1 अप्रैल। तो ये जो 1 अप्रैल है ये आपका 2024 से। एक और एग्जाम्पल समझ लो, किससे शुरू होगा? 1 अप्रैल 2024 से। यहां से आपके वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, वित्तीय वर्ष की शुरुआत। और इसी वित्तीय वर्ष के लिए आपका बजट फरवरी में पेश हो चुका है। बजट प्रेजेंट होता है फेब में। तो 2024 के 1 अप्रैल से शुरुआत होगी बेटा, और उसके बाद में अब ये कब खत्म होगा? तो 31 मार्च को, जो कि 2025 में आएगा। अभी आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूं? बताई मैंने आपको बात, है ना? समझ आ गया? अभी समझ में आया या नहीं ये बताओ बस। जिस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा था उसको बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब मैं कोई कमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि आप लोग फालतू ही कमेंट्स कर रहे हो सारे इस समय।
सारे फालतू के कमेंट्स। ठीक है, चलो फाइनेंशियल ईयर हो गया। आगे देखो, ये आपकी वित्तीय शक्तियां हो गई इनकी, राज्यपाल की शक्तियां जिसमें कार्यपालिका शक्तियां, उसके बाद आपकी वित्तीय शक्तियां, और उसके बाद बेटा हम वित्तीय शक्तियों के बाद पढ़ने वाले हैं पहले न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की जुडिशियरी पावर्स, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे जुडिशियरी पावर्स। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियरी पावर्स। ध्यान रखना, एक लाइन लिखना, राज्यपाल को मृत्युदंड यानी डेथ ऑफ सेंटेंस, राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का, यानी कि मृत्युदंड पर पार्डन, क्षमा करने का अधिकार नहीं है, करने का अधिकार नहीं है। इसे कौन माफ कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था मैंने आपको। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे विधानमंडल समझ में नहीं आ रहा। मैंने कल भी एक बॉक्स बनाया था ताकि चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएं। एक तरफ लिखो सेंटर की चीजें और दूसरी तरफ राष्ट्रपति लिखा था, प्रधानमंत्री लिखा था, ठीक है, आपका संघीय मंत्री परिषद लिखा था मैंने, और इधर मैंने लिख दूं संसद, नहीं अभी पहले लिखो महान्यायवादी, ये चार्ट याद कर लेना। फिर यहां मैं लिख दूं संसद, यहां लिख दूं लोकसभा, यहां लिख दूं राज्यसभा। अब ये तो हो गया सेंटर। अब इसके सामने लिखो स्टेट, राष्ट्रपति की तरह राज्य में राज्यपाल, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सेंटर में होती है संसद, स्टेट में होता है विधानमंडल, सेंटर में होती है लोकसभा, यहाँ होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ होती है राज्यसभा, यहाँ होती है विधान परिषद। अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से सेंटर में संसद होती है उसी तरीके से स्टेट में विधान मंडल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए आगे। तो यहाँ पे आपके डेथ ऑफ सेंटेंस को कौन माफ नहीं कर सकता? राज्यपाल। कौन कर सकता है मैम? फिर राष्ट्रपति कर सकते हैं बेटा, राष्ट्रपति कर सकते हैं। आगे, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां जो कि उनकी जुडिशरी पावर्स होती हैं, क्षमादान शक्तियां, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे पार्डन पावर्स, पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर, पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर, और ये दी गई हैं आर्टिकल 161 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रपति की, जी बजट हर साल पेश होता है प्रदीप, हर साल बजट पेश होता है, ठीक है। आगे देखिए, क्षमादान शक्तियां बताओ राष्ट्रपति की किस आर्टिकल में है? राज्यपाल की आर्टिकल 161 में न्यायिक शक्तियां हैं। अब इनके पास में भी सेम है, कौन सी है? क्षमा।
मैं यहाँ लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि राष्ट्रपति में ऑलरेडी मीनिंग लिखवा चुकी हूँ, तो मीनिंग आप वहीं से देखेंगे। मैं यहाँ पे केवल नाम लिखूंगी। फिर मैंने बताया आपको प्रविलंबन, इनके पास भी होती है प्रविलंबन, जिसको हम कहते हैं रीप्राइव्स। रीप्राइव्स ठीक। एक होता है आपका परिहार, जिसको हम कहते हैं रिमीशन। एक होता है बेटा लघुकरण, जिसको हम कहते हैं कम्यूट। एक होता है आपका विराम, जिसको हम कहते हैं रेस्पाइट। ये पांचों शक्तियां, मतलब 5 तरह की पिटिशंस राष्ट्रपति के पास भी, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने लिखा है आर्टिकल 72, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है, आगे देखना है यहाँ पर। अब यही सेम चीज मैंने आपको राष्ट्रपति में लिखवाई थी। अब मैंने क्षमा में बताया था कि राष्ट्रपति किसी भी तरह के जो पेनल्टीज होती हैं, जो सजा होती हैं, राष्ट्रपति किसी भी तरह की सजा को माफ कर सकते हैं। उसमें आपके डेथ ऑफ सेंटेंस भी शामिल होता है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि राज्यपाल डेथ ऑफ सेंटेंस को छोड़कर बाकी जितने भी, डेथ ऑफ सेंटेंस को छोड़कर आपको ध्यान रखना है कि बाकी जो आपके डेथ ऑफ सेंटेंस को छोड़ के बाकी जो पेनल्टीज होती हैं उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन डेथ ऑफ सेंटेंस को नहीं। तो ये होता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ करना, फुली आपका फ्रीडम दे देना। फिर मैंने बताया था प्रविलंबन, रिप्राइव्स। इसमें डेथ ऑफ सेंटेंस को माफ नहीं किया जाता, इसमें डेथ ऑफ सेंटेंस की जो मृत्युदंड की डेट है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ाने का अधिकार राज्यपाल को भी है और राष्ट्रपति को, लेकिन पार्डन देने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति को, गवर्नर को नहीं। तो आपके प्रविलंबन का मतलब है कि डेथ ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड करना, और सस्पेंड क्या होता है? कुछ समय के लिए। फिर परिहार, रिमिशन, इसमें मैंने बताया था कि सजा के वर्षों में कमी कर दी जाती है कि अगर 20 साल की सजा है तो 10 साल, 5 साल, 8 साल ऐसे कर सकते हैं। लघुकरण, कम्यूट में मैंने बताया था कि इसमें सजा के वर्षों को भी कम किया जाता है, और साथ साथ मैंने बताया था कि सजा के नेचर यानी कि उसकी प्रकृति को भी चेंज किया जाता है। यानी अगर आपको मिला है 20 वर्ष का कठोर कारावास, तो इस वाले में कठोर कारावास तो चेंज नहीं होगा, केवल साल कम होंगे। लेकिन कम्यूट में आपका प्रकृति यानी कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित किया जाएगा, और 20 जो आपके साल हैं उनमें भी कमी की जाएगी। लेकिन यहां पर केवल सालों में कमी होगी, सजा की प्रकृति में चेंज नहीं होगा। तो यहां आप लिख सकते हो कि प्रकृति भी चेंज हो जाती है, ये भी, और बेटा सजा, जो आपके सजा होते हैं उनके वर्षों में भी कमी हो जाती है। वर्षों में कमी, ये दोनों चीजें यहां हो जाती हैं। रेस्पाइट या विराम की अगर हम बात करते हैं, रेस्पाइट या विराम की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें स्पेशल सिचुएशंस में, आपके राज्यपाल जो हैं वो आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि जो आपके कोर्ट, जो आपके सैनिक कोर्ट्स होते हैं यानी मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं, क्या उनकी सजा को माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिलिट्री कोर्ट्स के द्वारा दी गई सजा को भी राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं करते। लिख दीजिएगा कि सैनिक कोर्ट जो होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं, उनके द्वारा दी गई सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, उनको माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। हरीशचंद्र आर्य, आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, मैं सबके लिए अच्छी नहीं बन सकती, सबके कमेंट्स में नहीं ले सकती, आप मुझे बिल्कुल बुरा मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपका सिलेबस देखना है, आपका फ्यूचर देखना है। आपका भला तभी हो सकता है जब मैं आपको पढ़ाऊं, ना कि मैं आपसे बातें करूं तो आपका भला होगा। आना यहाँ पे, बातें करनी है ना, तो यहाँ आना मिलने के लिए, खूब बातें करना आके,
कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, लेकिन क्लास के अंदर तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन करो कि मैं तुमसे बातें करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी। और कल की क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, विधायी शक्तियां। और कल ही बेटा मैं शुरू करूंगी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। विधायी शक्तियां हम कल करेंगे, कल हम अपनी क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं आपसे इतना ही, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी इतनी ही दे पाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।